हेलो एंड वेलकम मेरे प्यारे दोस्तों टू करियर फर्स्ट आईएएस एकेडमी। मेरा नाम है वीर प्रताप सिंह और आज के इस सेशन में हम यही चीज वापस से जानने की कोशिश करेंगे कि यूपीएससी का माइंडसेट कैसे चलता है। और मैं आज आपको ये भी बताऊंगा कि यूपीएससी कैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से सीधे सीधे चीजें कोरिलेट करके अगले साल पूछता है। जैसे कि आज इस सेशन में कैसे 2023, 2022, 2021 और 20 से सवाल रिपीट करके पूछे गए, उनसे कोरिलेटेड सवाल पूछे गए हैं और वही सेम चीज वो वाले ईयर के क्वेश्चंस के साथ भी किया गया। सो यूपीएससी के प्रीलिम्स क्रैक करना कोई मुश्किल काम नहीं है। द ओनली थिंग इज दैट आपको यूपीएससी के माइंडसेट को समझना पड़ेगा कि यूपीएससी कैसे आपको ये बताता है कि भाई मैंने अगर इस साल यहाँ पर ये सवाल पूछे हैं तो मैं अगले साल भी इन्हीं सवालों में से कुछ तो कोरिलेट करके मैं पूछूंगा। एंड यूपीएससी हर साल डीप 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 जाते रहता है, लेकिन वो डीप कोई रैंडम टॉपिक के ऊपर नहीं जाता है, बट वो डीप जाता है उन्हीं पीवाईक्यूज के क्वेश्चंस के ऊपर। सो आज हम वही चीज के ऊपर बात करेंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे साथियों। तो यहाँ पर सबसे पहला सवाल क्या है, विथ रेफरेंस टू एंशिएंट इंडिया गौतम बुद्ध was generally known by which of the following epithets, मतलब कौन से नामों से गौतम बुद्ध को जाना जाता था। अब बुद्धिज्म एक बहुत बड़ा थीम है ना, हर साल इसके ऊपर सवाल पूछ ही रहे हैं एंड गौतम बुद्ध के ऊपर सवाल पूछ ही रहे हैं, तो उसी के कोरिलेशन में इन्होंने इस साल भी सवाल पूछ लिया। तो यहाँ पर हमें यही तो पढ़ना था डीपर मैनर में। तो यूपीएससी ने बोला था कि हम ये पूछेंगे और यहाँ पर उन्होंने पूछ लिया। तो पहला नया पुट्टा, दूसरा शक्यमुनि और तीसरा ठाटा गाठा। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द बिलो। अब यहाँ पर देखिए, नन ऑफ द अबव एपिथेट्स ऑफ द गौतम बुद्ध। यहाँ पर हमें ये पता है कि भाई एक तो भी पूछा रहेगा ना। अब चलिए आइए एलिमिनेट करते हैं। यहाँ पर गौतम बुद्ध का क्लैन क्या था, शक्य। ओके, ही बिलोंग टू द शक्य क्षत्रिय क्लैन, तो यहाँ पर क्या है, शक्य है, तो शायद ये हो सकता है, क्योंकि यहाँ से क्या बोला जा रहा है कि गौतम बुद्ध ही वाज द लीडर ऑफ द शक्यास, सो दैट इज व्हाई दिस इज देयर, सो 2 इज करेक्ट। यहाँ पर नया पट्ट जो है, ये जो एपिथेट है ये दिया गया था वर्धमान महावीरा को। अगर आपने हेटेरोडॉक्स स्कूल्स पढ़े रहेंगे तो उसके अंदर आप ये वर्ड भी पढ़ेंगे, बिकॉज जैसे शक्या का लीडर इनको बोला गया था, वैसे ही इनके क्लैन वर्धमान महावीरा के क्लैन के लीडर उनको बोला गया था। तो फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है। अगर आप फर्स्ट को एलिमिनेट कर दोगे और हमें पता है कि भाई सेकंड तो है ही है, ठीक है, तो ये वाला स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगा और इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 एंड 3। तो यहाँ से टाठा घाटा जो है दैट वाज आल्सो द एपिथेट। अब यहाँ से क्या पता चल रहा है कि हमें महावीरा के एपिथेट्स के बारे में भी देखना है और जो अलग अलग नाम इन्होंने और जो अलग अलग नेम और टाइटल्स इन्होंने अडॉप्ट किए थे उसके बारे में भी हमें पढ़ना है। तो यहां से हमें ये एक्सट्रैक्शन मिल रहा है। अगले सवाल की तरफ बढ़े मेरे प्यारे साथियों। तो यहाँ पर बोला गया है कि भाई आर्कियोलॉजिकल साइट दिया है, स्टेट दिया है और डिस्क्रिप्शन दिया है। इसके पहले यूपीएससी ने ये सवाल पूछ लिया है कि भाई ये जो फॉलोइंग सिटीज है, ठीक है, 2022 और 23 के पेपर में, कि ये जो फॉलोइंग सिटीज है वो किस लिए जाने जाते हैं। वैसे ही यहाँ पर ये जो फॉलोइंग एरियाज है वो किस लिए जाने जाते हैं। सेम थीम के ऊपर सवाल पूछ लिया इन्होंने, मैपिंग के ऊपर सवाल पूछ लिया, वही है ना। तो यूपीएससी क्या कर रहा है, रिपीट ही तो कर रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये देखो चंद्रखेटुगढ़, ये उड़ीसा के अंदर है। साथियों अगर आपको ये चीज नहीं समझ आती है तो आप मेरे मैपिंग के सेशंस आप देख सकते हैं, ठीक है, वो मेरे टेलीग्राम चैनल के ऊपर भी दिया गया है, अलग अलग साइट्स और उनके इंफॉर्मेशन। तो यहाँ पर आप चंद्रखेटुगढ़ को देखेंगे तो बोला गया है उड़ीसा, इनाम गांव को देखेंगे तो महाराष्ट्र, मंगाडू को देखेंगे तो केरला और सिलहुंडम को देखेंगे तो आंध्र प्रदेश। अब अगर एलिमिनेट करने की बात करें तो यहाँ पर करेक्टली मैच कौन सा, सिर्फ 2 ही है आंसर। तो यहाँ से अगर हम देखें, चंद्रखेटुगढ़ जो होता है, चंद्रखेटुगढ़ ये वेस्ट बंगाल का साइट है, उड़ीसा का नहीं है, ठीक है। यहाँ पे वो ट्रेडिंग पोर्ट टाउन है बट वेस्ट बंगाल का साइट है, तो फर्स्ट वाला ऑप्शन नहीं है। यूपीएससी ने चंद्रखेटुगढ़ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के अंदर पूछा ही हुआ है, उसी को इन्होंने रिपीट कर लिया। इनम गांव जो है इट वाज अ चालकोलिथिक साइट, ये सही है। और ये जो है ये महाराष्ट्र क्या है, अगर आपने प्री हिस्ट्री पढ़ा रहेगा और वहां पे मैपिंग अगर आपने किया रहेगा तो ये आपको पता रहेगा। तो सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। मंगाडू की अगर हम बात करें तो वो मेगालिथिक कल्चर का साइट है, बिल्कुल सही है, और ये केरला के अंदर है। एंड सिलहुंडम की बात करें तो नाम से ही आप समझ सकते हैं कि भाई ये साउथ इंडियन नेम है, तो ये आंध्र प्रदेश का साइट है, क्योंकि इसके पहले देखिए आंध्र प्रदेश के बारे में क्या पूछा गया था, धान्य कांटका पूछा गया था, अ बुद्धिस्ट साइट, ठीक है। आंध्र प्रदेश का एक बुद्धिस्ट साइट पूछा गया था, महासमगिका साइट का धान्य कांटका। वैसे ही आंध्र प्रदेश का एक और साइट पूछा गया सिलहुंडम, विच इटसेल्फ वाज अ बुद्धिस्ट साइट, ये भी एक बुद्धिस्ट साइट है।
ठीक है, जहां पर बुद्धिस्ट स्तूपास, चैत्यास, विहारास ये सब बनाए गए थे। ये रॉक कट केव के लिए नहीं जाना जाता है, बुद्धिस्ट स्तूपास के लिए जाना जाता है। तो 2023 का वो सेम सवाल इन्होंने रिपीट कर दिया। जिसने 2023 की पीवाईक्यू को एनालाइज किया होगा उसने जो आंध्र प्रदेश के अंदर दूसरे बुद्धिस्ट साइट है उसके बारे में भी तो पढ़ा होगा ना। तो वही पढ़ने के बाद ये वाला चीज भी आप पढ़ लेते, तो ये वाला ऑप्शन भी गलत है। तो अगर 1 और 4 को एलिमिनेट कर दे, बचा क्या, सिर्फ 2 और 3, तो इसका भी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों। सो यहीं से हमें ये देखना है। इसके अलावा हमें दूसरे मैपिंग के क्वेश्चंस भी देखने पड़ेंगे कि भाई इन्हीं एरियाज के अंदर और दूसरे कौन से मैपिंग वाले हो जाएंगे, दूसरे कौन से ट्रेडिंग पोर्ट टाउन हो जाएंगे, दूसरे कौन से चाल्कोलिथिक मैपिंग हो जाएंगे, मेगालिथिक साइट के मैपिंग और रॉक कट केव के मैपिंग। अब रॉक कट केव के मैपिंग में पोस्ट मॉरियन रॉक कट केव्स हमें बहुत अच्छे से देखने पड़ेंगे यहाँ पर उसे समझने के लिए। मतलब यूपीएससी इन चीजों के ऊपर आगे चल के सवाल पूछ सकता है। अगले की जब हम बात करें मेरे प्यारे साथियों, तो अगले के अंदर हम क्या समझ सकते हैं कि ये जो अगला है दैट इज who of the following rulers of medieval India gave permission to the Portuguese to build a fort at Bhatkal। अब यहाँ पे वापस से क्या है, मैप के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो ये मैप कहाँ पर दिया गया है, एनसीईआरटी के अंदर दिया गया है, दैट इज द एनसीईआरटी मैपिंग, जो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिल जाएगा, जिसका नाम होता है हिस्ट्री बाय वीर प्रताप, हिस्ट्री बाय वीर प्रताप। ओके, यहां से आपको ये मिल जाएगा। याद रखना प्रताप में बी है, पी नहीं है। तो यहां से आपको एनसीईआरटी के मैप्स मिल जाएंगे। अब अगर आपको भटकल का मैप पता होता और पोर्चुगीज इंडिया के अंदर कब आए थे, तो यहां से आपको टाइमलाइन पता होना चाहिए था। ठीक है, कि पोर्चुगीज सबसे पहले कब आए थे इंडिया के अंदर, 1498 के अंदर आए थे। इसके बाद ये एक्सपांशन कर रहे थे साउथ इंडिया के अंदर। तो भटकाल अगर मैपिंग करोगे तो ये कर्नाटका के अंदर है, ऑलराइट। और यहां पर बोला गया कि भाई पोर्चुगीज को भटकाल के अंदर फोर्ट बनाने का किसने दिया, ओके, परमिशन किसने दिया। तो अब इसमें से अब अगर हम एलिमिनेट करें, ऑलराइट, सो सबसे पहला उस टाइम पे ड्यूरिंग द 1500s कौन कौन रूल कर रहे थे साउथ इंडिया के अंदर। यहां पर एक तो था विजयनगर एम्पायर, और जो बहामनी था वो डिसइंटीग्रेट हो चुका था और डेक्कन सल्तनत बन चुका था। तो डेक्कन सल्तनत बेसिकली ईस्टर्न साइड में रूल कर रहे थे और वो वेस्टर्न साइड में विजयनगर रूल कर रहा था इन द कर्नाटका बेल्ट। सो ऑब्वियसली यूसुफ आदिल शाह नहीं रहेंगे क्योंकि आदिल शाही डायनेस्टी को बिलोंग करते थे। इसके बाद विजयनगर जब यहाँ पे रूल कर रहा था ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड, तो आप ये भी एलिमिनेट कर सकते हो कि भाई ये तो इस्लामिक रूलर है, विजयनगर का होगा नहीं। बच गए दो जन, कृष्णदेव राय, आपको पता है कि भाई ये तुलुवा डायनेस्टी के होते हैं, ठीक है, तुलुवा, और ये तो हैं सुलुवा। तो हमें क्या पता है, विजयनगर का जो क्रोनोलॉजी है ऑफ डायनेस्टी, संगमा, ठीक है, संगमा के बाद आ जाएगा सुलुवा, फिर तुलुवा, फिर अराविडु। और हमें क्या पता है, जब पोर्चुगीज के टाइम पे तुलुवा डायनेस्टी रूल कर रही थी, ठीक है, मतलब 1509 से तुलुवा डायनेस्टी रूल कर रही थी। तो यहां से ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। तो एलिमिनेट अगर हम करेंगे तो पहला ऑप्शन इसका आंसर मिल जाता है हमें, ठीक है। तो कृष्णदेव राय वाला एस्पेक्ट हमें यहाँ पर समझ आता है। नाउ दिस इज वन मेजर एस्पेक्ट। यहां से हमें क्या पता चल रहा है, देखियो साथियों, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में इन्होंने एक डैम के बारे में पूछ लिया था जो तुंगभद्रा के ऊपर बनाया गया था बाय द विजयनगर रूलर्स, ठीक है। वैसे ही ये कृष्णदेव राय के बारे में पहले भी बहुत सवाल पूछ चुके हैं कि उनके लिटरेचर्स क्या थे। तो वैसे ही विजयनगर के ऊपर ये दूसरे सवाल भी पूछ सकते हैं, इसीलिए हमें विजयनगर पढ़ लेना चाहिए बहुत डिटेल में। अगला जो होगा, विथ रेफरेंस टू रेवेन्यू कलेक्शन बाय कॉर्नवालिस कंसिडर द फॉलोइंग सेटलमेंट्स, सो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, कि कौन सा भाई करेक्ट है। अब इसमें से रेवेन्यू कलेक्शन बाय कॉर्नवालिस की बात कर रहे हैं, ठीक है। अंडर द रयोतवारी सेटलमेंट ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन द पेजेंट्स वर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम रेवेन्यू पेमेंट इन केस ऑफ बैड हार्वेस्ट एंड नेचुरल कैलामिटीज, ठीक है, ये कर लेते हैं। लेकिन भाई रयोतवारी सेटलमेंट लाया कौन था, रयोतवारी सेटलमेंट लाया कौन था, इट इज नॉट गोइंग टू बी कॉर्नवालिस, क्योंकि कॉर्नवालिस लाए क्या थे, कॉर्नवालिस लाए थे परमानेंट सेटलमेंट का सिस्टम इन द टाइम पीरियड ऑफ 1791। क्योंकि रयोतवारी सेटलमेंट लाया कौन था, इट वाज थॉमस मनरो। और यही रयोतवारी सेटलमेंट के ऊपर द यूपीएससी हैड आस्क्ड अ क्वेश्चन इन 2017, यूपीएससी ने पूछ लिया है। परमानेंट सेटलमेंट के ऊपर भी यूपीएससी ने सवाल पूछ लिया। तो यूपीएससी ने क्या किया, बस रिपीट किया ना चीजों को। तो रयोतवारी सेटलमेंट उस टाइम पे किसने लाया था, इन्होंने ये चीज पूछा था, तो इट वाज थॉमस मनरो, और वही चीज को इन्होंने यहाँ पे ला दिया।
तो द फर्स्ट स्टेटमेंट इधर से ही हम गलत कर सकते हैं कि भाई इन्होंने क्या बोला है, विद रेफरेंस टू रेवेन्यू कलेक्शन बाय कॉर्नवालिस, लेकिन रयतवारी तो कॉर्नवालिस लाए नहीं थे, थॉमस मनरो लाए थे, तो पहला स्टेटमेंट वैसे ही गलत हो गया। दूसरा, अंडर द परमानेंट सेटलमेंट इन बंगाल, इफ द जमींदार फेल्ड टू पे हिज रेवेन्यूज टू द स्टेट ऑन और बिफोर द फिक्स्ड डेट, ही वुड बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज जमींदारी। बिल्कुल सही है, क्योंकि जमींदारी राइट्स जो दिए जाते थे वो कौन देता था, अंग्रेजी देते थे ना। तो जब अंग्रेज दे रहे तो अंग्रेजों ने क्या बोला कि भाई अगर तुमने पैसे टाइम से नहीं दिए तो हम तुम्हारे जमींदारी राइट्स छीन के हम ऑक्शन कर देंगे। और यही चीज अगर आपने फाउंडेशन करी है, ठीक है, या अगर आपने बुक्स पढ़े हैं, तो ये चीज बहुत बेसिक है, ये चीज तो होगा ही ना, ये अंग्रेजों के फेवर में। तो अगर आप लॉजिक से भी सोचो तो ब्रिटिशर्स यही चीज करते आ रहे थे, लॉजिक था। तो दैट इज व्हाई द आंसर फॉर दिस इज गोइंग टू बी बी। ठीक है, तो इस हिसाब से हमें ये करना है। इसके अलावा हमें क्या देखना है इसमें से कि भाई और कौन से यहाँ से बैड हार्वेस्ट एंड नेचुरल कैलामिटीज थे ना, तो रेवेन्यू, एग्रीकल्चरल रेवेन्यू ड्यूरिंग ऐसे टाइम पे क्या था, क्या वो एग्जेम्प्टेड थे, क्या वो एग्जेम्प्टेड नहीं थे, कौन से रूल्स थे, कौन से कोड थे, वो हमें देखने पड़ेंगे। जमींदारी सिस्टम के प्रोविजंस क्या थे वो हमें देखने पड़ेंगे। कहाँ से इन्होंने अडॉप्ट करे वो देखने पड़ेंगे। कॉर्नवालिस के दूसरे इनिशिएटिव्स क्या थे वो देखने पड़ेंगे। थॉमस मनरो के दूसरे इनिशिएटिव्स क्या थे वो देखने पड़ेंगे। कौन से एरियाज में परमानेंट सेटलमेंट, और ये वाला द रयतवारी परमानेंट सेटलमेंट एंड द पर्टिकुलर यू नो द महलवारी सिस्टम, इसको कहां पर कौन से एरियाज के अंदर इंप्लीमेंट किया, हमें वो देखना पड़ेगा। तो यहां से जो भी कोरिलेटेड वाले टॉपिक्स है ना वो देख लो आप। अगला हो जाएगा, विच ऑफ कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, देयर आर नो पैराबल्स इन द उपनिषद। पता नहीं है हमें। उपनिषद दे वर कंपोज्ड अर्लियर देन द पुराण्स। ठीक है, अब अगर इसे हम एलिमिनेट करें, ठीक है, तो यहां पर हमें क्या बताया कि भाई उपनिषद जो है इट वाज अ लेटर वैदिक टेक्स्ट। ठीक है, वो लेटर वैदिक टेक्स्ट है, तो वो लगभग 1000 बीसी से 600 बीसी में कंपोज किया गया। पुराना जो है वो नियरली 200 बीसी में कंपोज किया गया। तो भाई पुराना क्या है, मतलब which one is older, it is Upanishad, it was composed earlier than Purana, so second statement is right। but जो पहला स्टेटमेंट है, there are no parables, parables मतलब stories, okay, didactic stories, there are no parables। नहीं भाई, उपनिषद के अंदर पैराबल्स कैसे नहीं होंगे, उपनिषद वही तो हैं जो फिलोसॉफिकल चीजों को समझाते हैं बहुत आसान तरीके से, और अलग अलग कहानियों को ये इंक्लूड करके सिखाने की कोशिश करते हैं, और अलग अलग कहानियां इन्होंने यूज किया है। ठीक है, जैसे कि मुंडाक उपनिषद, सत्यमेव जयते के ऊपर इन्होंने एक कहानी बना दी। ठीक है, उन्होंने समझाने की कोशिश करी। इसके अलावा द गेस्ट इज गॉड, अतिथि देवो भव, दैट इज ऑल्सो फ्रॉम द उपनिषद। सो यहां से भी इन्होंने सिखाने की कोशिश करी है कहानी के माध्यम से। सो देर आर पैराबल्स, नो नहीं आएगा, सो दैट इज वाई ये स्टेटमेंट गलत है। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इट इज ओनली बी। अब यहां से हमें क्या देखना है कि भाई अलग अलग उपनिषद के ऊपर क्या सवाल पूछे जा सकते हैं, क्योंकि उपनिषद में यूपीएससी ने मुंडाक उपनिषद के बारे में पहले ही इन्होंने सवाल पूछ लिया, तो उसी कॉन्टेक्स्ट में इन्होंने ये सवाल पूछा। अब यहां से क्या क्वेश्चन बन सकता है, पुराणास, पुराना के बारे में आपसे पॉइंट पूछे जा सकते हैं। ठीक है, उपनिषद और जो वैदिक टेक्स्ट है, जो वैदिक लिटरेचर है, उसके ऊपर सवाल पूछ सकते हैं। देन जो श्रुति लिटरेचर्स होते हैं उसके ऊपर, एंड जो स्मृति लिटरेचर होते हैं उसके ऊपर सवाल पूछ सकते हैं। और कौन से सेजेस का कंट्रीब्यूशन रहा है इनके ऊपर, वो भी आपसे सवाल पूछा जा सकता है। मतलब यही यूपीएससी का सोचने का तरीका है। अगला जो है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज द लेटेस्ट इंक्लूजन, ओके, लेटेस्ट इंक्लूजन इन द इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज साइट ऑफ यूनेस्को। मतलब लेटेस्ट एडिशन मतलब 2024 का ये पेपर है, तो लेटेस्ट एडिशन मतलब क्या हो गया, 2023 या 2022 में सबसे एंड में एडिशन कौन सा था। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो छऊ डांस लगभग 2010 में ऐड किया गया था। दुर्गा पूजा, ये आपको याद कर लेना था, ये जो है ये बहुत फैक्चुअल क्वेश्चन था। दुर्गा पूजा 2013 के समय पे था। ठीक है, गरबा डांस जो था ये सबसे लेटेस्ट था, विच वॉज इन 2023। सो द आंसर टू दिस इज गोइंग टू बी गरबा। यहां से क्या पता चलेगा कि इंटेंजिबल कल्चरल है ना। दूसरे कौन से चीजें हैं जो यूनेस्को के अंदर ऐड किए गए हैं फॉर द प्रिजर्वेशन। ठीक है, दैट इज वन। और ये सारे क्या हैं, डांस फॉर्म्स है ना, तो यहां से क्लासिकल डांसेस के ऊपर अलग सवाल पूछा जा सकता है, क्लासिकल डांसेस और फोक डांसेस के ऊपर। अगला क्या है, हु वाज द प्रोविजनल प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बिफोर राजेंद्र प्रसाद टुक ओवर। यहाँ पे क्या हो जाएगा कि ये बेसिकली पॉलिटी और हिस्ट्री दोनों का ही सवाल हो जाता है। यहाँ पे ये जो सवाल है इसके अंदर आपने पॉलिटी के लक्ष्मीकांत के सबसे पहले चैप्टर के अंदर ही पढ़ा होगा कि जब कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली बनाया गया तो राजेंद्र प्रसाद के पहले फ्रेंच प्रैक्टिस के तहत जो एक स्पीकर को चुना गया था, दैट वाज डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा।
ठीक है, ये बहुत इजी सवाल है, इसको मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा. इट वाज अ फैक्चुअल क्वेश्चन दैट वाज देयर. द नेक्स्ट वन इज विथ रेफरेंस टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935. पूछ लिया वापस, पिछले सालों में देख रहे हैं 1909, 1858, ठीक है, चार्टर एक्ट्स 1919, 1909, 1935 पूछ लिया. अगर हम पढ़ लिए रहते तो ये सवाल में हमें 2 मार्क मिल ही जाते ना कंफर्म. बोला क्या जा रहा है इसमें से, हमें सही वाला चुनना है. इट प्रोवाइडेड फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ एन ऑल इंडिया फेडरेशन बेस्ड ऑन द यूनियन ऑफ ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस एंड प्रिंसली स्टेट्स. यस, ये ऑल इंडिया फेडरेशन की बात कर रहे हैं, इन्होंने बनाने की बात करी थी अंडर दिस एक्ट. हाउएवर ऑल इंडिया फेडरेशन कभी बना ही नहीं, बाद में कुछ डिसएग्रीमेंट्स हो गए थे, लेकिन प्रोविजन दिया गया था. इस स्टेटमेंट के अंदर ये नहीं बोला है कि कभी ऑल इंडिया फेडरेशन बना कि नहीं बना, वो नहीं बोला है. बस बोला है कि भाई ये प्रस्ताव रखा गया था, तो वो चीज हाँ है, प्रस्ताव तो रखा गया था, बना नहीं बना उसके ऊपर तो स्टेटमेंट कुछ बातें नहीं कर रहा है, तो ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा. लेकिन यहाँ पे जो दूसरा स्टेटमेंट है, डिफेंस एंड फॉरेन अफेयर्स दे वर केप्ट अंडर द कंट्रोल ऑफ द फेडरल लेजिस्लेचर. अब यहां पर ट्रिकी सवाल आता है, ट्रिकी एस्पेक्ट आता है. यहां पर आपको जीओआई एक्ट 1919 के बारे में भी पता होना चाहिए था, जिसके अंदर उन्होंने एक तो रिजर्व्ड लिस्ट निकाला था और दूसरा था ट्रांसफर्ड लिस्ट, ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स और रिजर्व सब्जेक्ट्स. जो रिजर्व सब्जेक्ट्स थे ये गवर्नर और उनका जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल था, सिर्फ वही ये रिजर्व सब्जेक्ट्स को देख सकते थे. जो ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स थे वो पॉपुलर मिनिस्टर्स, मतलब लेजिस्लेचर जो है ना, उसके पास आता. यहां पर जाहिर सी बात है, गवर्नमेंट जो है, अब 1919 हो या 1935 हो, डिफेंस और फॉरेन अफेयर्स एक बहुत ही बड़ा मुद्दा होता है, जिसको सरकार, उस जमाने के लेजिस्लेचर जिसके अंदर कांग्रेस बैठी हुई थी, ठीक है, उसके हाथ में तो ये सौंपेंगे नहीं ना, क्योंकि अगर डिफेंस और फॉरेन अफेयर्स उनके हाथ में सौंप दिया, मतलब बेसिकली कंट्रोल सौंप दिया इंडियंस के हाथ में. एंड इन द 1935, ड्यूरिंग द 1935 द ब्रिटिशर्स डिड नॉट वांट टू लीव इंडिया. दैट वाज द आइडिया. तो यहां से हमें वो ट्रिक लगाना था कि भाई रिजर्व्ड लिस्ट में ये थे और ट्रांसफर्ड लिस्ट में पॉपुलर मिनिस्टर्स थे, और ये दोनों जो है बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं जो रिजर्व लिस्ट में थे. तो जाहिर सी बात है ये लोग 1935 में इसको ट्रांसफर्ड लिस्ट में तो डालेंगे नहीं, क्योंकि ब्रिटिश का कंट्रोल कम हो जाएगा. तो ये कैसे यहां पर फेडरल लेजिस्लेचर्स के कंट्रोल में आएगा, तो ये नहीं आएगा. यहां से ये हमें लॉजिक लगाना था. सेकंड स्टेटमेंट गलत है, ओनली द आंसर इज गोइंग टू बी ए. तो यहां से मैं ऑलरेडी इस टॉपिक के ऊपर बहुत बात कर चुका हूं कि कैसे यूपीएससी सवाल पूछ सकता है, वही अपने को करना है. Which of the following is a work or attributed to the playwright भाषा. बहुत ही इजी सवाल, यूपीएससी पूछते आ रहा है ना ऑथर्स, वर्क्स और उनके कॉन्टेक्स्ट के ऊपर. ऐसी इंफॉर्मेशन मैंने ऑलरेडी मेरे टेलीग्राम चैनल पे दी हुई है, वो डॉक्यूमेंट्स है ऑलरेडी वहां पर, आप उसे ब्राउज करके देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है. तो यहाँ पर क्या होगा ना कि भाषा, यहाँ पे अगर हम एलिमिनेट करें तो हमें क्या पता है, महाभाष्य जो है इट वाज रिटन बाय पतंजलि. बहुत इजी है, पतंजलि के बारे में जब आप पढ़ेंगे सुंदर टाइम पीरियड में. नाट्य शास्त्र इट वाज रिटन बाय भारत मुनि. ठीक है, तो 50% बच गया. अब यही दोनों में से बहुत टफ था ये, जिसने पढ़ा नहीं होगा. तो यहां पर जो काव्यालंकारा है वो भमना ने लिखा है, वेराज माध्यम वियोग वाज रिटन बाय भाषा. इट वाज अ वन एक्ट प्ले. ये एक वन एक्ट प्ले था ऑन द पांडवास. यहां से हमें ये चीज करना था. अब इसमें हमें क्या देखना है कि भाई जो दूसरे ऑथर्स थे उन्होंने कौन से वर्क्स लिखे हैं, संस्कृत वर्क्स उन्होंने कौन से लिखे हैं, वैसा. अगला है संगभूति, एन इंडियन बुद्धिस्ट मंक हु ट्रैवल्ड टू चाइना एट द एंड ऑफ द 4th century AD वाज द ऑथर ऑफ द कमेंट्री ऑफ व्हाट. तो यहां से अगर हम बात करें मेरे प्यारे साथियों, तो यहां से देखो यूपीएससी जो है ना, हर साल यूपीएससी जो है हर साल ऐसे लोगों के, ऐसे जो ट्रैवलर्स हैं उनके बारे में वो सवाल पूछते आता है. ठीक है, जो ऐसे ऑथर्स हैं उनके ऊपर सवाल पूछते आता है. बुद्धिस्ट ऑथर्स हो गए, जैन ऑथर्स हो गए, और पिछले 3 सालों में आपने देखा ही होगा कि सवाल पूछे गए. तो यहाँ पर अगर हम इसे एलिमिनेट करें, बोला गया ना यहाँ पे बुद्धिस्ट हैं, तो बुद्धिस्ट हैं, तो इनमें से बुद्धिस्ट हैं तो कौन से हैं, ललित अविस्तारा भी बुद्धिस्ट टेक्स्ट है, ये भी बुद्धिस्ट टेक्स्ट है. तो यहां से अगर हमें एलिमिनेट करना है तो एलिमिनेशन में बहुत मुश्किल हो जाएगा, आपको नॉलेज होना ही चाहिए यहाँ पे. ठीक है, तो अगर नॉर्मल ऐसे भी बताऊं आपको, श्रावस्तीवाद, ओके, द वाद, जो भी वाद वाले चीजें होती है वो जनरली बुद्धिस्ट हम समझते हैं.
तो यहाँ से इसका आंसर सी हो जाएगा, लेकिन इसका एलिमिनेशन का कोई स्कोप नहीं है साथियों, आपको ये नॉलेज होना चाहिए, ठीक है, ये आपका लर्निंग है। नेक्स्ट वन इज कंसिडर द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज इंक्लूडेड इन द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट। सेम हो गया, यूनेस्को लिस्ट के बारे में पूछ लिया इन्होंने वापस से। तो इनमें से कौन सी चीजें 2023 के अंदर इंक्लूड हुई? अब अगर आप देखेंगे रानी की वाव बहुत पहले का ये लगभग 2014 का इंक्लूड हुआ है, क्योंकि उस साल इंक्लूड हुए थे, इसी वजह से पूछा गया। अब महाबोधि टेम्पल कॉम्प्लेक्स एट बोध गया भाई बुद्धिस्ट सेंटर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर ये बहुत इंपॉर्टेंट है तो आप सोचो ना कि भाई 2023 के अंदर इसे दिया गया रहेगा क्या, या 2020 इसे 2023 के अंदर दिया गया रहेगा? आप खुद सोचो, मतलब यहां पर दैट इज वन थिंग, भाई बहुत इंपॉर्टेंट है तो पहले ही दे दिया गया रहेगा, उसको प्रिजर्व करना वगैरह ये सब, सो दैट इज व्हाई दिस इज आल्सो नॉट द आंसर। शांति निकेतन एंड सेक्रेड एंसेम्बल्स ऑफ होयसालास, अब ये सवाल भी बहुत टफ था, बहुत फैक्चुअल था, करंट अफेयर्स का था, ठीक है। हाउएवर इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये दोनों हो जाएंगे, दैट इज ओनली 2। लेकिन यहां से हमें फर्दर एक्सपेक्टेड में क्या देखना है कि ये जो सारे साइट्स हैं इसके फीचर्स हमें देख लेने, टेम्पल्स है तो टेम्पल के आर्किटेक्चरल स्टाइल्स हमें देख लेने, और ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा यहाँ पे। सो इसी के साथ साथियों 2024 का जो प्रीलिम्स का एनालिसिस है वो हम खत्म करते हैं, एंड यहां से हम ये सीख के जा रहे हैं कि यूपीएससी आगे आने वाले समय में किस माइंडसेट से इन्हीं सवालों को कोरिलेट करके आगे वो दूसरे सवाल पूछेगा। सो इसी के साथ I'll take a leave from you guys. I thank every one of you for watching. Take good care of yourselves, study well, and all the best for your examination.